पॉलिटिक्स में ना कोई जाति ना धर्म ना कुछ देखना चाहिए। हमें सिर्फ एजुकेशन देखनी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी देखना चाहिए, समाज सेवा देखना चाहिए। सियासत का मतलब क्या है? सियासत का मतलब है, उर्दू में अगर हम देखें तो सियासत का मतलब है दूसरों का काम आना। जब संविधान की रक्षा करने वाले, जिनको संविधान की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनको लड़ाई झगड़े से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी है, अगर वही उसमें शामिल हो जाए तो हमारा देश कहाँ जाएगा। जब से ये देश में इस तरह की ताकतें आई हैं जो मतलब पुराने मुद्दे उखाड़ती हैं, भाईचारे को खत्म करती हैं, तब से देश की जो बढ़ती हुई हमारी प्रगति थी, जो साख थी, उसको धक्का लगा है। तो जाने कितने मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार ने वायदा किया था और अब ऐन वक्त पे आके सरकार जो है उसको मुकरती है या उसको टाला मटोल करती है। हम आपसे लेटेस्ट मुद्दा ये बताएं कि 2017 में ये कहा गया था कि हमने जीएसटी लागू किया है और इस कानून में कोई कमी नहीं है। 2017 से 2025 आ गया, यानी 8 साल हो गए। 8 साल में अभी तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन ही नहीं किया गया है। अभी जो चर्चा चल रही है लगातार, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, ये मुद्दे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जो औरंगजेब की जो भी बात हो रही है, चाहे उसके कब्र हटाने की बात हो या फिर औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो कुछ किया हो। देखिए, ये मेरी राय नहीं है, इंडिया के अधिकांश व्यक्तियों की ये राय है, आम जनता की राय ये है कि ये मुद्दे बिल्कुल गौण हैं। और एक और जहाँ आज की दिनांक में, आज की डेट में हमें विकास की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, खुशहाली की तरफ, भाईचारे की तरफ बढ़ना चाहिए, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये नए नए तरीके के जो है प्रयोग किए जाते हैं और ये कभी भी हमारे देश के हित में नहीं रहेंगे। कभी भी इंडिया को एक नहीं कर सकते और ना पब्लिक चाहती है। ये सिर्फ जो है, ये सिर्फ नेतागिरी के मुद्दे हैं और सरकार अपना ध्यान भटकाने के लिए, अब ये देखिए औरंगजेब कहाँ से आ गया, कितने 100 साल पुरानी बात है। हम लोग भी पढ़ चुके हैं, हम लोग भी बड़े हो चुके हैं, हम लोग भी ने जॉब किया है और औरंगजेब के बारे में पढ़ा तो औरंगजेब अच्छा था बुरा था हम सब जानते हैं। और अगर वो आक्रामक था तो उसे कोई भी उसकी तारीफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और मगर सरकार जो है अब उन्हीं की सरकार है। महाराष्ट्र का मुद्दा देख लिए, नागपुर का देख लिए कि वहाँ उन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि साहब इनको उखाड़ फेंकिए, इनको ये कीजिए। अगर इस तरह से देश में तोड़फोड़ होने लगी तो जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं, जाने कितनी ऐसी इमारतें हैं, जाने कितने ऐसे स्मारक हैं। ताजमहल जैसा है हमारा, लाल किला जैसा है हमारा, संसद भवन जैसी है। अगर हम इसी चक्कर में रहे तो देश कहाँ जाएगा। तो एक तरह से ये समझिए आपके देश के लिए नफरत का बीज बो रहे हैं लोग और वो कभी भी देश के हितकारी, देश के लिए में नहीं हो सकता। अगर हमें आम जनता का भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आम जनता भी हमेशा ये चाहती है कि विकास की बात हो, भाईचारे की बात हो, मोहब्बत की बात हो, देश प्रेम की बात हो और संविधान की बात हो। मगर बात यह है कि जब संविधान की रक्षा करने वाले, जिनको संविधान की जिम्मेदारी सौंपी है, जिनको लड़ाई झगड़े से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी है, अगर वही उसमें शामिल हो जाए तो हमारा देश कहाँ जाएगा। ये मतलब मैं नहीं कहता, ये आप और मीडिया सब अंदाजा लगा सकते। देश की एकता और अखंडता के जिस सूत्र में पिरोया हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उनके सपने को हम लगभग 70 साल बाद कितना पूरा कर पा रहे हैं। नहीं, उनकी आकांक्षाओं पे हम इससे पहले हम काफ़ी हद तक मतलब बड़ी तेज़ी से गामजन थे। लेकिन जब से ये देश में इस तरह की ताकतें आई हैं जो मतलब पुराने मुद्दे उखाड़ती हैं, भाईचारे को ख़त्म करती हैं, तब से देश की जो बढ़ती हुई हमारी प्रगति थी, जो साख थी, उसको धक्का लगा है। और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक उसकी आंच पहुंची है। हम नहीं चाहते कि मतलब इस तरह के कोई पुराने मुद्दे, गड़े मुद्दे उखाड़े जाएं। जिसको हमें भुलाना हो उसको हम ना पढ़ाएं। भाई इतिहास का ही बदल नहीं सकता। अगर अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर 100 साल हुकूमत की है तो उस हुकूमत को हम टाल नहीं सकते, कह नहीं सकते। इतिहास का पन्ना है। जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसको कौन अच्छा कहता है? हर आदमी उसको बुरी निगाह से देखता है। औरंगजेब ने जो भी बुरी बातें की हैं कोई उसको नहीं सराहता। उसकी हर बात को, औरंगजेब की जो इस तरह की गलत बात है उसको हर आदमी सराहता है। लेकिन अब औरंगजेब हमारे इस बीच में 75 साल आज़ादी के बाद से ये मुद्दा उखड़ के आया है कि साहब औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब ऐसा था। तो उससे क्या हासिल हो रहा है सिवाय इसके कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। और जो भी उसका आप देख रहे हैं वो सब मतलब कोई उसका चाहने वाला नहीं है, सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पे। जब दंगा होगा, हिंसा होगी तो दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं। उसमें हिंदू भी मारा जाता है, उसमें मुसलमान भी मारा जाता है। लेकिन उस आम नागरिक के बीच जिसका नुकसान होता है, पॉलिटिशियन को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। और जब वो पॉलिटिशियन को फायदा मिलता है तो पॉलिटिशियन ये सोचता है कि कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उछाल कर या इन मुद्दों को जीवित रख के ही मेरी राजनीति आगे बढ़ाई जा सकती है। तो देश के लोगों की भी जिम्मेदारी क्या मानते हैं आप? नहीं, देश के लोगों की जिम्मेदारी ये है कि वो समझे इसके पीछे मंशा क्या है, क्या चाहते हैं। मतलब जो उनको झूठे वायदे किए जाते हैं, जो उनको बरगलाया जाता है, जो एक नफरत का बीज बोया जाता है, तो जो देश की जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है। अगर हमारा उसके पीछे लगता है कि हमारे देश का भला है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि उनका सिर्फ मकसद
अपनी सरकार बनाए रखना है या अपना वोट हासिल करना है, अपनी लोकप्रियता बनाए रखना है, तो उससे हमें पीछे हटना चाहिए। हम पॉलिटिक्स में ना कोई जाति, ना धर्म, ना कुछ देखना चाहिए। हमें सिर्फ एजुकेशन देखनी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी देखना चाहिए, समाज सेवा देखना चाहिए। सियासत का मतलब क्या है? सियासत का मतलब है, उर्दू में अगर हम देखें तो सियासत का मतलब है दूसरों के काम आना। अगर किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए कर दी, सियासत माने का मतलब ये है कि आदमी अपना काम छोड़ता है और दूसरों के काम आता है, सेवा करे, वो जन सेवा करे। तो जन सेवा के लिए देखना चाहिए हमें कि कौन आदमी जन सेवा कर रहा है और कौन आदमी अपनी सेवा करने के चक्कर में पब्लिक का उल्लू बना रहा है। तो ऐसे लोगों की हमें पहचान करनी होगी, और अगर हम इस तरह की पहचान नहीं करेंगे तो वो अपना ही नुकसान नहीं कर रहे बल्कि देश का नुकसान कर रहे हैं। एक सवाल और बड़ा ज्वलंत है इस समय, जो कि लगातार पिछले 5-6 साल से गर्मा रहा है। 2020 में किसान दिल्ली बॉर्डर पे आए, गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, सिमगू बॉर्डर पे रहे, टीकरी बॉर्डर पर रहे, और उसके बाद 3 जो कानून थे वो वापस लिए गए, और फिर वो किसान अभी लगभग 1 साल से पंजाब के बॉर्डर पर बैठे थे, खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए थे। अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने खनौरी बॉर्डर से जबरदस्ती किसानों को हटा दिया और उनमें से कुछ प्रमुख किसान नेताओं को गिरफ्तार भी करवा लिया। आप कितना सही मानते हैं कि जो किसान देश के लिए अन्न उपजाता है, अन्नदाता उसे कहा जाता है, उस किसान पर लाठीचार्ज हो, उस किसान को जेल भेजा जाए, उस किसान को देशद्रोही कहा जाए और उस किसान को खालिस्तानी कहा जाए? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम क्या, बिल्कुल आम आदमी ये नहीं चाहता कि किसानों के साथ कोई अन्याय हो। आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसान जो है वो अन्नदाता है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया था, वो एजिटेशन कर रहे थे, कितना गलत था कितना सही था, ये तो जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय है। लेकिन मगर ये है कि उनको जिस तरह से हटाया गया है उसका हम कभी भी जो है वो खैर मकदम नहीं कर सकते, उसको कभी हम नहीं सराह सकते। उनकी बातों पे विचार करना चाहिए था, मगर यहाँ भी वही बात घूम के आती है कि सिर्फ जो है वो पॉलिटिक्स यहाँ पे आती है, क्योंकि यहाँ सेंट्रल में जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है और पंजाब में जो आपकी गवर्नमेंट है, तो एक दूसरे को गवर्नमेंट कोई सामंजस्य स्थापित नहीं करते। वो चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट बदनाम हो, और पंजाब गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो केंद्रीय सरकार के ऊपर लाद दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर हम सच्चे दिल से इंडिया की सेवा करना चाहते हैं, सच्चे दिल से किसानों की सेवा करना चाहते हैं, अगर हम किसानों को अपना भगवान मानते हैं, अन्नदाता मानते हैं, तो हमें दोनों सरकारों को मिलकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था और उसको एक टेबल पे लाना चाहिए था, और कोई भी सम्मानपूर्ण समझौता करके किसानों को वहाँ से हटाना चाहिए था। उनकी कुछ मांगें पूरी करनी चाहिए थी, कुछ के लिए आश्वासन मिलना चाहिए था। लेकिन इस तरह से गुपचुप तरीके से, डंडे से, लाठी के जोर पर, मतलब ये पिज्जा तंत्र में इस चीज़ की कोई अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो सरकार हो और चाहे कोई दूसरा हो। पिज्जा तंत्र में हर आदमी को एजिटेशन करने का हक है, संविधान ने हमें आंदोलन करने का हक दिया है। तो हमें चाहिए कि बातचीत के जरिए हर मुद्दे का हल हो। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन का हो, चाहे ईरान इराक का हो, चाहे उस लीबिया का हो, हर एक को एक टेबल पे आके उसका एक, ये बात अलग है कि करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान होने के बाद हम टेबल पे आते हैं। हम ये चाहते हैं कि पहले अगर शुरू में ही टेबल पे आ जाए तो उससे जाने कितने नुकसान है, कितना जनहानि है, कितना जन धन की हानि है, उससे हम बचा जा सकता है। यही हमारे लागू होता है। अब किसानों ने इतने दिन तक गाजीपुर बॉर्डर पे एजिटेशन किया और लास्ट में हल क्या निकला कि वो हमें कानून वापस लेने पड़े, और कानून वापस लेने के बाद फिर किसानों को किया, मगर इस बीच में जितना बड़ा नुकसान हो गया उसकी कोई क्षतिपूर्ति करने वाले के लिए कोई नहीं है। जिनके घर से सरकार ये कहती है कि एमएसपी की मांग जो उनकी हमेशा से रही, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग उनकी जो रही, सरकार किसी भी मांग पर ध्यान देना नहीं चाहती। आप किसानों की जो एमएसपी की मांग है या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग है, उसको कितना वाजिब मानते? नहीं, अब उसके लिए तो डिटेल में जाना होगा किसानों को। मैंने उस पर कोई स्टडी नहीं की, कोई मैंने शोध नहीं किया है कि उस कितनी है, मगर हमारा कहने का मतलब ये है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट इतना बड़ा रिपोर्ट जो है जिसे सरकार ने गठन किया होगा, और गठन होने के बाद अगर कोई इन्होंने रिपोर्ट दी है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए, और अगर हमें कोई मजबूरी इस तरह की आ रही है तो उसमें किसानों को कन्वेंस करना चाहिए, आगे के लिए आश्वासन देना चाहिए। आपकी जानकारी एक और तथ्य यहाँ बताऊंगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात भाजपा ने कही है, और उसके बावजूद 10 साल होने के बावजूद भी आज तक भाजपा उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाई। एमएसपी की बात भी कहीं ना कहीं कही है। तो जाने कितने मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार ने वायदा किया था और अब ऐन वक्त पे आके सरकार जो है उसको मुकरती है या उसको टाला मटोल करती है। हम आपसे लेटेस्ट मुद्दा ये बताएं कि 2017 में ये कहा गया था कि हमने जीएसटी लागू किया है और इस कानून में कोई कमी नहीं है। आपको हम बता दें कि तकरीबन 47वीं उसकी मीटिंग हो चुकी है, और हर मीटिंग में 15-20 अमेंडमेंट होते हैं। अब आप 47 को 15-20 से अगर गुणा कर ले तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने आनन फानन में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया था तो उसमें कितनी कमियां थीं। और आज की बात ये देखिए, इंसाफ की बात ये देखिए कि हर जगह कम से कम
21 सूबों में जो है वो बीजेपी की सरकार है। अब ये मान के चलिए कि उसमें 31 उनके पास वोट है, वो चाहे किसी भी जीएसटी से संबंधित किसी भी कानून को जो है ला सकती है। लेकिन आज की डेट में भी उन्होंने वायदा ही किया था कि पहले जो ऑर्डर होगा उसकी अपील होगी और अपील के बाद एक सेकंड अपील होती है और सेकंड अपील के बाद हाई कोर्ट होता है। तो सेकंड अपील के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। 2017 से 2025 आ गया, यानी 8 साल हो गए। 8 साल में अभी तक जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन ही नहीं किया गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम 2 या 3 बार सरकार को यह आदेश दे चुका है कि जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। अच्छा, उसका जो नुकसान है, उसकी जो हानि है वो आम जनता को हो रही है, व्यापारी वर्ग को हो रही है, उद्योगपति को हो रही है। इसलिए कि जब आदमी टैक्स लगने के बाद फर्स्ट अपील में जाता है तो फर्स्ट अपील में के खिलाफ कोई भी ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बना है। तो जो फर्स्ट ट्रिब्यूनल ऑफिसर हैं उनको सिर्फ उसके बाद हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। आम जनता की इतनी हिम्मत नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो हाई कोर्ट जाए और बहुत से केस जो है वो फर्स्ट अपील से रिजेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद मजबूरन उसको अपनी फैक्ट्री बेच के, उसको अपनी दुकान बेच के वो टैक्स जमा करना पड़ता है। तो आज तक मतलब मैं ये बता रहा हूँ, पॉलिसी की बात है कि आज 8 साल में ट्रिब्यूनल का अभी तक गठन नहीं हुआ है। कभी वो जगह निकालते हैं, कभी वो डिक्लेरेशन दे देते हैं कि हमने 5 जगह यूपी में 5 जगह बना रहे हैं और पूरी इंडिया में कहीं भी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ। तो सरकार की जो काम करने की स्पीड है उसका मैं आपको ये इससे एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि अमूमन कहा जाता है कि पहले नमक पे टैक्स नहीं था, आटे पे टैक्स नहीं था। वो टैक्स था या जीएसटी के बाद ही वो टैक्स लगा है? नहीं, जीएसटी के बाद ही लगा है और जीएसटी के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी गई होगी जिसको किसी न किसी कैटेगरी में जीएसटी में लागू नहीं किया हो। और उसमें ज़्यादातर जो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है वो मध्यम वर्ग के परिवार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसी पे वो टैक्स घूम फिर के जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से विस्तार से यहाँ पे जीएसटी के मुद्दे पर आपको एक अच्छी चर्चा सुनने को मिली। औरंगजेब के बारे में भी बहुत सारी ऐतिहासिक तथ्यों को सर ने बताया। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल माइक।